हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने हिंदी साहित्य का लेसन नंबर 20 पाठ 20 नंगे पैर पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ एक अपंग बालिका का है जिसका पैर खराब है, उसकी स्टोरी है। उसके बारे में बताया गया है कि वो उसके पैर नहीं थे, फिर भी वो कैसे चलती है और कैसे किसी दूसरे की हेल्प करती है, इसके बारे में बताया गया है। तो बच्चों, पहले हम लोग पाठ को पढ़ने से पहले पाठ के कुछ शब्दार्थ को देखें। जो कठिन शब्द हैं उसको आप लोग देखिए। जैसे प्रशांत मतलब शांत किया हुआ, प्रशांत नाम प्रशांत मीनिंग है यानी शांत किया हुआ। पदचाप, पदचाप यानी पैरों की आवाज, पदचाप यानी पैरों की आवाज। और द्रवित सा होना यानी पिघल जाना, किसी को दया भाव आ जाना, द्रवित हो जाना, दया करुणा ये जो भाव व्यक्ति में आता है तो उसको द्रवित, द्रव्य से, द्रव्य का मतलब क्या होता है? लिक्विड चीज होता है ना। द्रव्य मीन्स लिक्विड होता है। द्रवित होना मतलब लिक्विड चीज कैसी होती है? पिघली हुई होती है, इसीलिए उसको लिक्विड बोलते हैं। तो द्रवित का मतलब होता है पिघल जाना, ठीक है, करुणा से भर जाना, दया, दया जिसके में होती है उसको द्रवित बोलते हैं। और स्मित मतलब मुस्कान। स्मित का अर्थ होता है, बहुत लोग अपना नाम भी रखते हैं, स्मित का अर्थ होता है मुस्कान। कदाचित यानी शायद। डामर, अलकतरा जो रोड पे वो बिछाया जाता है ब्लैक कलर का, उसको बोलते हैं डामर। विलक्षण मतलब अनोखा, जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, अनोखा व्यक्तित्व। तो पाठ के शब्दार्थ हम लोग देखें और लेखक परिचय इनका है वेंकटेश माडगुलकर। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं श्री वेंकटेश माडगुलकर। इन्होंने इसकी रचना की है, यानी ये स्टोरी, कहानी जो है इसको लिखा है। श्री वेंकटेश माडगुलकर का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। वे अपने समय के लोकप्रिय मराठी लेखक थे। इन्होंने मराठी में ज़्यादा रचना की है। जैसा कि ये मराठी जो टाइटल भी है इनकी मराठी है, ये भी स्वयं भी मराठी थे, इसलिए मराठी में इन्होंने रचना की है। उन्हें प्यार से तात्या कहा जाता था। वे मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे। उनके उपन्यास बंगरवाड़ी पर एक फिल्म बनाई गई। इनकी मृत्यु सन 2001 में हुई। 1927 में जन्म हुआ और 2001 में इनकी मृत्यु हुई। ये जो हैं ये मराठी साहित्यकार थे, मराठी में इन्होंने रचना की है, जिसका भी हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ट्रांसलेटर रहते हैं, उस रचना को अन्य भाषाओं में भेजते हैं। तो ये हम लोग हिंदी में आज पढ़ेंगे इनकी रचना नंगे पैर, ठीक है। प्रस्तुत कहानी आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, मैं लेसन स्टार्ट करने जा रही हूँ। श्री वेंकटेश माडगुलकर दक्षिण भारतीय हिंदी लेखक है। इस कहानी में समान परिस्थितियों वाले लोगों के हृदय में परस्पर संवेदनशीलता का मार्मिक चित्रण उभारा गया। इस कहानी में क्या समान परिस्थितियों, लोगों के हृदय की परस्पर संवेदनशीलता को दिखाया है। किस प्रकार समान परिस्थिति में भी व्यक्ति के हृदय में संवेदना आती है, उसके बारे में उसका चित्र प्रस्तुत किया गया है। देखिए, एक छोटी बच्ची है, उसी की स्टोरी है, जिसका नाम था बेबी। मैं कहानी पढ़ने जा रही हूँ। दोपहर का समय था। बेबी अपने पलंग पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। बीच हॉल में रखे रेडियो में 12:30 बजे के रिकॉर्ड बज रहे थे। प्रशांत वातावरण में गीतों के स्वर गूंज रहे थे। सामने का बंद फाटक खोलकर पोस्टमैन भीतर आया। अहाते की बजरी पर उसकी पदचाप सुनाई दी। बेबी को खिड़की से पोर्च दिखाई नहीं देता था। पोस्टमैन की आवाज़ उसके कानों में आई, पर फर्श पर डाक के पड़ने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। दोपहर का समय था। आज के समय में फ़ोन हो गया है, तब फ़ोन नहीं था तो क्या था, पत्र ही आते रहे, चिट्ठियाँ आती थी। और ये जो बेबी है अपने कमरे में बैठी थी, रेडियो
पे गाना सुन रही थी। अचानक 12:30 बजे दिन में किसी के गेट खुलने की आवाज़ आती है और पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। पच्चाप यानी पैरों की किसी की आवाज़ सुनाई देती है। और बेबी पलंग पर बैठी थी। ऐसा नहीं था कि वो पलंग पर से ऐसे झुक के देख सकती थी कि बाहर कौन है, ठीक है। तो डाक के पड़ने की आवाज़ नहीं, बस पैरों की आवाज़ उसको सुनाई दी। बेबी पीछे मुड़ी, संभल कर पलंग से उतरी और बैसाखियों के सहारे अपने लंगड़े पैरों से कदम कदम दरवाजे तक आई। बंद दरवाजे खोलने में उसे थोड़ा समय लगा। दरवाजे से बाहर आ हाल को पार कर आगे आने में उसे थोड़ी देर लगी। कष्टपूर्वक इतना चलने के बाद उसने आकर देखा कि हाथ में डाक लिए अभी पोस्टमैन खड़ा है। फर्श पर डाक फेंक कर अभी गया नहीं है। अभी वो उसके पैर अच्छे नहीं थे, चल नहीं पाती थी कि तुरंत कोई आया दौड़ के जाए खोल दे। तो अपने पलंग पर से उतरी, बेड पर से अपनी बैसाखियों को लिया और लेके धीरे धीरे अपने लंगड़े पैरों से, एक पैर के सहारे से, बैसाखियों के सहारे से उन्होंने दरवाज़ा खोला। उसमें उसको समय लगा जाने में। और जब बाहर गई तो देखी कि पोस्टमैन चिट्ठी लेकर के खड़ा है। अभी उसको गया नहीं है। ऐसे तो फर्श पे फेंक के चला जाता था, लेकिन वो फर्श पे फेंक के नहीं गया। अभी पोस्टमैन चिट्ठी लेकर खड़ा है। सीढ़ियों के ऊपर खड़ी होकर उसने हाथ बढ़ाया और उसके ध्यान में आया कि आज पोस्टमैन दूसरा ही है। सदा का वह दाढ़ी वाला पोस्टमैन नहीं है। कोमल बच्चों के से चेहरे वाला यह नया पोस्टमैन है। उसने क्या देखा कि जो पहले पोस्टमैन चिट्ठियां फेंक कर जाता था वो पोस्टमैन नहीं है। आज ये पोस्टमैन बदल गया है। नया पोस्टमैन, वो दाढ़ी वाला बूढ़ा पोस्टमैन था, ये कोई दूसरा नया पोस्टमैन आया है। और वो कोमल सा चेहरा यानी कम उम्र का था, वो जो चिट्ठी लेकर के आज आया था। नया पोस्टमैन वो बूढ़ा नहीं था, यंग था, कम उम्र का था। बेबी के पैरों की ओर दृष्टि आते ही पोस्टमैन को एक छोटा सा धक्का लगा। वह द्रवित सा हो गया और आदर से उसने डाक उसके हाथ में दे दी। वो देखा कि लड़की के पैर नहीं है, बैसाखियों के सहारे आई है, तो उसको देख करके उसको बहुत दया आई। बूढ़े पोस्टमैन की तरह इस पोस्टमैन ने कोई बात न की। माँ के हाथ में डाक देकर बेबी पीछे की ओर मुड़ी और बड़ी कुर्सी पर बैठकर बोली, माँ आज का पोस्टमैन नया था। पोस्टमैन से बेबी ने चिट्ठी लिया और पोस्टमैन से चिट्ठी लेकर उसने माँ को पकड़ाया और बोला कि माँ आज जो है पोस्टमैन नया था, यानी बदल गया, दूसरा पोस्टमैन आया था। माँ क्या बोलती है, अरे इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है, बदल गया होगा। बेबी की माँ ने बाल मित्र का अंक बेबी के आंचल में रखा। बाल मित्र बच्चों, आजकल आप लोग टीवी देखते हो, मोबाइल पर गेम खेलते हो। पहले के बच्चे क्या थे, जैसे बच्चों की बाल पत्रिकाएं आती थी, बाल हंस, बाल मित्र, चंपक, नंदन, ये सब बच्चों के लिए आती थी। कॉमिक्स बच्चे पढ़ते थे, स्टोरी रहती थी, चाचा चौधरी, और जैसे आजकल सब कार्टून वगैरह देखते हो ना, कार्टून आता है, वो सब सारे जो है कहानियाँ बच्चों की लिखी हुई आती थी। तो बच्चों की मैगजीन छोटी छोटी आती थी, उसमें बच्चे पढ़ते थे। तो बेबी की माँ ने भी बाल मित्र का अंक बेबी के आंचल में रखा, यानी बेबी की गोद में ऐसे ला करके एक पत्रिका थी बाल मित्र बच्चों की, उसको लाकर रख दिया। रेडियो बंद किया और वह अपने कमरे में चली गई। दोपहर में बेबी को सदैव एकांत सा लगता, किसके साथ बात करे, किसके साथ हंसे, यह प्रश्न सदा ही बना रहता। ऐसे समय में पोस्टमैन आता, हमेशा ही वह जल्दी में रहता, फिर भी वह कभी कभी खिड़की तक जाकर डाक देता। कोई न कोई परिचित आया देखकर बेबी को आनंद होता। माँ अपने काम को कर कर के सोने चली जाती थी, रेस्ट करने चली जाती थी, बेबी चुपचाप कमरे में बैठी रहती थी। और डाकिया के आने का, जो पोस्टमैन के आने का टाइम भी दोपहर का ही होता था। उस समय पोस्टमैन आता और कभी बाहर से ही चिट्ठियाँ दे जाता, कभी खिड़की से पकड़ा जाता। इस तरह वह चिट्ठियों को पकड़ा जाता और कोई न कोई परिचित आया देखकर बेबी को आनंद। जब देखती कि मैं अकेले बैठी हूँ तो कोई आस पास पड़ोस कोई भी परिचित आता तो उसको देख करके वो खुश हो जाती।
इसके बाद तीसरे दिन फिर पोस्टमैन की आवाज़ आई। अभी ये बात हो रही थी, तीसरे दिन फिर कोई चिट्ठी लेके आया। पहले क्या है, रिलेटिव जितने थे, संबंधी लोग फ़ोन नहीं करते थे, पत्र के माध्यम से ही एक दूसरे को चिट्ठी भेजते थे और हालचाल पूछते थे। तो तीसरे दिन फिर वो पोस्टमैन चिट्ठी लेकर आया। पोस्टमैन की आवाज़ आई पर डाक गिरने की आवाज़ नहीं सुनाई। कष्ट से चलती हुई बेबी अहाते में आई। पोस्टमैन अभी खड़ा था। बेबी की ओर देखकर उसने लज्जायुक्त स्मित किया। बेबी भी हंसी। डाक लेकर बेबी ने पूछा, क्या तुम नए पोस्टमैन हो? जी हाँ। डाक फेंक कर तुम चले जाया करो, मुझे आने में देर लगती। देखिए, जब तीसरे दिन फिर पोस्टमैन आता है तो फिर फेंक के नहीं जाता, वो इंतज़ार करता है कि अंदर से कोई रिसीव करने आए, लेने आए। तो पोस्टमैन के पास बेबी जब पत्र लेने आती है तो उससे बोलती है कि तुम फेंक के क्यों नहीं चले जाते, तुम मेरा इंतज़ार करते हो। पोस्टमैन को तो कई सारे पत्र बांटने रहते हैं, तो बोली कि मेरा इंतज़ार क्यों करते हो, तुमको डाल के चले जाना चाहिए। तो बोलता है कि नहीं, कुछ बोलता नहीं है, तुम क्यों फेंक के नहीं चले जाते तुम? तो वो मुस्कुराता है, बस कुछ बोलता नहीं। फिर पूछती, क्या तुम नए हो? तो बोलता है जी हाँ। डाक फिर उसको बताती है कि पुराना पोस्टमैन फेंक के चला जाता है, तो तुम भी ऐसे चले जाया करो। पोस्टमैन ने बेबी के पैरों की ओर देखा। देर तक वह मौन रहा। इतनी सुंदर लड़की को भगवान ने पैर क्यों दिए, ऐसा उसे लगा होगा। वह कुछ बोला नहीं, पर उसकी आंखों से इस अर्थ की दया द्रवित हुई। उसने उसके पैर की तरफ देखा। वह मुंह से कुछ बोला नहीं, लेकिन अंदर से बहुत दुखी हुआ देखकर। दया आई उसको, परंतु वह कुछ बोला नहीं। आंखों से इस अर्थ की दया द्रवित थी, यानी आंखें उसकी देखकर लग रहा था कि बहुत ही अत्यधिक दुखी हो गया उसको देखकर। अंततः दया से मृदु हुई एवं दबी जवान में उसने कहा, लगने दो बहन, पोस्टमैन का काम जिस तिस की डाक को जिस तिस के हाथ में सौंपने का है, अहाते में फेंकने का नहीं। जब वो बोलती फेंक के चले जाया करो, तो उसने धीरे से फिर बोला कि रहने दो बहन, देर हो जाता है तो क्या हुआ, मेरी तो ये ड्यूटी है और मेरा काम है कि जिसकी चिट्ठी है उसके हाथ में देना, फेंकना काम नहीं है, इसलिए मैं हाथ में देने आया हूँ, अहाते में फेंकने के लिए नहीं। वह बोल रहा था, तब बेबी ने उसके पैरों की ओर देखा। कितने मजबूत और गोल गोल थे वे। इस पोस्टमैन के पैर कितने अच्छे थे। एकाएक बेबी के ध्यान में आया कि ये अच्छे पैर नंगे ही हैं। देखिए, उसके पैर थे तो उसके पास जूते नहीं थे, और बेबी के पास जूते चप्पल थे तो उसको पैर नहीं थे। तो देखती है कि पोस्टमैन के पास जूते नहीं थे। पोस्टमैन ने अपने पैरों में कुछ नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? पोस्टमैन लौट आया, सुंदर पग धरते हुए चला गया। बेबी ने माना कदाचित उसके जूते फट गए होंगे, वे मरम्मत होकर आते होंगे। जब उसके पैरों में बेबी ने देखा कि इस पोस्टमैन ने जूते नहीं पहना, तो वो सोचती है कि शायद उसके जूते फट गए हों, उसने बनवाने के लिए दिया हो, 1-2 दिन में मरम्मत होके या बनकर आ जाएगा। क्षणिक ही क्यों न हो, इस निर्णय में बेबी को समाधान मिला। डाक लेकर वह कुर्सी पर बैठ गई। पोस्टमैन के नंगे पैर उसके मन में से धीरे धीरे लुप्त होते गए। यानी पहले तो वो सोची, फिर उसके मन में ये आया, हो सकता है बनने के लिए टूट गया हो, बनने के लिए गया हो, आ जाएगा, ये सोच करके वो बात फिर भूल जाती है। जाड़ा गया और गर्मी आई। तेज धूप भी पड़ने लगी। कोलतार की सड़कें तपने लगी, डामर पिघलने लगा। इतनी कड़ी धूप में कोई किसी को फांसी भी नहीं देता। पर पोस्टमैन आता, उसके पास छाता नहीं, साइकिल नहीं और जूता भी नहीं। धूप में उसका चेहरा लाल पीला होता, पसीने से उसका कोट पीठ से चिपका रहता। सूखे अधरों पर वह जुबान फिराकर लजीली हंसी हंसता और डाक देकर लौट जाता। धूप से जलते नंगे पैर घूमता। यानी ठंडी के दिनों में तो कोई बात नहीं, गर्मी आई, गर्मी में भी उसके पैर में उसने देखा कि जूते नहीं हैं, छाता नहीं है, चिलमिलाती धूप है,
ऐसी धूप की सड़क पर जो तारकोल बिछा वो भी पिघल जाता है, इतना गर्मी पड़ता है। उस समय भी उसने पैरों में अपने जूते चप्पल कुछ नहीं पहन रखा था, ना तो छाता लिया था। इतनी तेज धूप में उसके होंठ सूखे प्यास से आता था और ऐसे चिट्ठी, साइकिल भी नहीं था, पैदल चल के चिट्ठियाँ बांटता था। इतनी गर्मी में कि जो उसने कोट पहन रखा था वो भी पसीने से शरीर पर चिपक जाया करते थे। माँ, वह पोस्टमैन नंगे पैर ही क्यों घूमता है? अब बेबी अपनी माँ से पूछती है कि माँ, वो पोस्टमैन नंगे पैर ही क्यों घूमता है? माँ ने कहा, चैन से कोई नंगे पैर घूमेगा बेटी, पैरों में डालने के लिए उसे मिलता न होगा। बेटी ने मन ही मन यह निश्चय किया कि इससे आगे वह उस गरीब पोस्टमैन को नंगे पैर चलने नहीं देगी। वह विचार पक्का हुआ और बेबी को विलक्षण संतोष हुआ। एक बड़ा काम अपने हाथ से होने जा रहा है, इस विचार से वह आनंदित हुई। माँ जब बोलती है कि कोई शौक से नंगे पैर नहीं घूमता, तो उसने ये मन में ठान लिया कि मैं पोस्टमैन को जूते दूंगी खरीद कर या बनवा कर, जैसे भी, और उसे नंगे पैर अब मैं नहीं चलने दूंगी। उसने इस इरादे को अपना पक्का कर लिया कि किसी भी तरह मैं उस पोस्टमैन को जूते दूंगी। यह सोचकर उसको मन में संतोष हुआ कि ये बड़ा काम मैं करने जा रही हूँ। हमेशा आने वाला हरीबा जब घर पर आया, तब बेबी ने उसे पास बुलाया और 5 रुपया उसके हाथ में देकर धीमी आवाज में कहा, मुझे इसके जूते बना दो। देखिए, हरीबा यानी ये कॉबलर मोची जो कपड़े जूते बनाते हैं, वो आया उसके घर। तो उसने उसके पैसे उसको दे के बोला कि इसके लिए मुझे जूते बना दो। हरीबा ने बेबी के पंगु पैर की ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, बना दूंगा बहन। वो देखता, पंगु पैर मीन्स अपाहिज। हरीबा देखता है कि जूते बनवाने के लिए पैसे दे रही है, इसके तो पैर ही नहीं है, तो उसके पैर की तरफ देखता है। पंगु पैर यानी अपाहिज जो पैर है उसको देखता है और सिर हिलाकर बोलता है, बना दूंगा। नाप ले लूं? वह बोली, अरे मेरे पैर का नहीं, फिर किसके लिए बहन? हरीबा ने पूछा। वो बोला, नाप ले लूं? तो बोलती, अरे मेरे पैर का नहीं। तो पूछता है, फिर किसके पैर का? इस प्रश्न को सुनकर बेबी एक उलझन में पड़ गई। उसको लगा कि मानो अब सारा खेल बिगड़ने जा रहा है। सोचे कि अब ये बनाएगा नहीं जो सुनेगा किसके लिए जूते बनवा रही है। अंत में प्रतीक्षा करते हुए मोची को उसने कहा, 2 दिन बाद आओ हरीबा, मैं नाप दूंगी। फिर कहती है, जब नाप मांगता है तो बोलती है कि आज नहीं, 2 दिन बाद आना, तब मैं तुमको नाप दूंगी। उसको मोची को ऐसा बोल देती है। दूसरे दिन पोस्टमैन आया और थोड़ी देर रुककर डाक देकर चला गया। डाक को कुर्सी पर रखकर बेबी अहाते के किनारे आई और सीढ़ियों से नीचे उतर आई। फिर फ्रॉक की जेब से प्रकार निकालकर जाने वाले पोस्टमैन के पदांकों का माप लिया। आड़ा, सीधा, टेढ़ा, वह माप, वह आकार ध्यान में रखा और फिर उसी कष्ट के साथ कमरे में आ गई। देखिए, वो चल के गया, उसके जो पैरों से निशान बने थे उस निशान को उसने नाप लिया। मेजरमेंट जो है पैर का नाप उसी से ले लिया और वापस अपने घर में अपने पैर से कष्टों से गई और फिर वापस कष्ट के साथ कमरे में आ गई। हरीबा को काम मिला, उस हिसाब से जूते तैयार किए और बेबी को लाकर दिए। तब होली का त्योहार मनाया जा चुका था। पोस्टमैन कब आएगा इसकी प्रतीक्षा हुई। बेबी बैठ गई। बेबी अब इंतजार कर रही थी कि अब पोस्टमैन आएगा। होली का समय आ चुका था। दोपहर को पोस्टमैन आया। बेबी के आने की राह देखने लगा। पैर घसीटती घसीटती बेबी आई। उसके हाथ में पुराने समाचार पत्र में लिपटा एक बंडल था। अहाते में आकर बेबी खड़ी रही। सदैव की भांति बिना अधर खोले वह मुस्कुराया और पत्रों का गट्ठा उसने बेबी के हाथ में दे दिया। देखिए, बेबी के आने की राह देखने लगा और पैर घसीटती हुई बेबी उसके पास आई और पुराने समाचार पत्र में लपटा जो है एक बंडल था, अहाते में आकर लेकर उसको खड़ी हो गई और हमेशा की तरह, सदैव यानी हमेशा की तरह, बिना
अधर खोले वह मुस्कुराया और पत्र उसको पकड़ा दिया। बेबी ने पोस्टमैन के हाथ में जूते का बंडल थमा दिया। अचरज में सकपकाकर उसने बंडल खोला। भीतर सुंदर जूते थे। पोस्टमैन ने मन ही मन कह उठा, इस बच्ची ने मेरे नंगे पैर को जूते दिए। उसके पैर नहीं है, मैं कैसे दे सकूँगा। जब वो जूते देती है तो कहती है, इस बच्ची ने मेरे नंगे पैर को जूते दिए और इस बेचारी के पास पैर नहीं है, इसको मैं पैर कैसे दूंगा। काम खत्म करके वो पोस्ट ऑफिस गया। बड़े बाबू के टेबल के सामने जाकर बोला, साहब मेरी लाइन बदल दीजिए, सिटी में कहीं बदली कर दीजिए। देखिए वो इतना भावुक हो गया जूते लेने के बाद कि वापस जब पोस्ट ऑफिस गया तो अपने बड़े साहब को बोला कि साहब मेरी लाइन बदल दीजिए, मीन्स मेरा ट्रांसफ़र करा दीजिए और मुझे सिटी में बदल दीजिए। कि वह इतना दया और करुणा से कि कैसे मैं उससे सामना करूँगा और वो उसका कष्ट देख नहीं सकता था, इसलिए अपना ट्रांसफ़र या बदली कराने के लिए अपने साहब से बोलता है। तो बच्चों हम लोग नंगे पैर कहानी पढ़ लिए, ठीक है। कहानी उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे के अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग करेंगे, ठीक।